ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा। मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए।
जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा रुपया जमीन जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कहानी है रामपुर गांव की, जहां के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो, लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से।
सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी, यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। और ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते।
मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है, देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था, वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। अद का मोह। दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था, साथ में खाना, साथ में घूमना। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो, हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हूँ माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है?
भैया और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत, बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है, तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करे। अरे कैसी बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ वैसे भाई साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है, आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया इधर आओ, तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है, मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है, मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है, अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा, आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी, हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है, तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो, और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा
आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ, मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद आप हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी, प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का। बहू प्रिया को आदत थी हर काम में शॉर्टकट ढूंढने की, क्योंकि उसे हर काम में आलस आता था। अरे यार, दूध गर्म कर दो ना। अरे पेट में जाके तो दूध ठंडा ही हो जाना है ना, तो ठंडा ही पी लो ना। अरे तुम मेरा सर गर्म मत करो यार। अच्छा है, सर गर्म हो जाए तो सर पे दूध रख लेना, वो भी गर्म हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम इतनी आलसी क्यों हो? अरे बोलो ना, इतनी आलसी क्यों हो? प्रिया, जवाब दो। जवाब देने में आलस आ रहा है। पति वहां से उठ के बड़बड़ाते हुए खुद दूध गर्म करने चला जाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है।
प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही, अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोलने लगे थे। अरे बहू सुन ना, एक गुड न्यूज़ है। क्या माँ जी, आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली हैं क्या? अरे बस तेरा दिमाग पैसों में ही लगा रहता है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं गांधी जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते हैं ना, इसलिए पैसों के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता। वैसे गुड न्यूज़ क्या है? अरे गुड न्यूज़ ये है कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। हैं? ये भी कोई गुड न्यूज़ है क्या? जब भी आपकी सहेलियां आती हैं, मेरे किसी न किसी काम में खोट निकाल की जाती हैं। हमेशा कोई कमी दिखी जाती है उनको मेरे काम में, और मुझे आलसी बोलते हैं वो लोग। अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इम्प्रेशन जमाने का। कैसे कैसे? उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजें बना कि वे उंगलियां चाटती रह जाए। माँ जी, ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो। अरे मेरी सहेलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ, पानी तो है। तो बस जाओ, बन जाओ बावर्ची, लगाओ तड़का, कल शाम को आएंगी वो। अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं। आज देखते हैं कि प्रिया बनाती क्या है। हाँ, पिछली बार हमने बोला कुछ हल्का खाएंगे तो पापड़ फ्राई करके ला दिए थे बस। हाँ, और उसके पहले जब आए थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तरबूज काट कर ले आई थी। बोल रही थी तरबूज भारी होता है ना। अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू। तभी बहू वहाँ खाना लेकर आती है। पनीर कोफ्ता, भिंडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना। अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है अभी तो आपके लिए, और हाँ, अरे सूप लाना तो भूल ही गई मैं। अरे लगता है पिछली बार की कमी आज पूरी कर ही देगी बहू। हाँ, आप खाइए तो। हाँ, खाएंगे तो सही, इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि बना कैसा है। हाँ, लगा ले भोग खुद को। खाना चखते ही तीनों सहेलियां प्रिया की वाहवाही करने लगती है। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे आ गए प्रिया। प्रिया की सास भी कमाल है, बहू को क्या जायकेदार खाना बनाना सिखाया है। अरे मान गए भाई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहू नहीं बनाती, और हम भी नहीं बनाते, झूठ क्यों बोले। अरे बस करो, खाने पे ध्यान दो, बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब। ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो। सास भी सहेलियों के साथ खाना खाने लगती है, पर बहू के साथ अपनी भी तारीफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। प्रिया ने बड़ी खुशी से सबको खाना परोसा, और सब ने झट से खाना खत्म भी कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया। और थक गई खाना खाते खाते, अब बस बिस्तर लग जाए मेरा। अब तो जब भी मेरे घर मेहमान आएंगे, प्रिया को ले जाया करूंगी खाना बनाने के लिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहेलियों के सामने काफ़ी सुधर गई है। प्रिया खाने के बर्तन समेटती है, इतने में तीनों सहेलियां हाथ धोने किचन में चली जाती है। तभी एक सहेली देखती है कि किचन स्टैंड पर कागज़ पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि कागज़ को डस्टबिन में डाल दे। जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वो एक बिल है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है। वो चुपचाप बिल उठाकर बाहर आ जाती है, और उसके पीछे बाकी दो सहेलियां भी आती हैं। प्रिया, खाना अच्छा बनाया था, सच कहूँ तो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के।
हाँ, पर जिसने बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता। क्या मतलब? ये बिल देखो, तुम्हारी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना। अरे तारीख तो आज की ही है ना? हाँ हाँ, आज की ही है। प्रिया, ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर झुका लेती है। सास सब समझ जाती है कि बहू की चोरी पकड़ी गई है। इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया। अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है, मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तीनों सहेलियां वहां से जा रही होती है कि तभी उनमें से एक मुड़कर कहती है, अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बहू को दे या डिलीवर करने वाले को। प्रिया समझ जाती है कि शॉर्टकट लेने की वजह से उसके साथ सास को भी ये बेइज्जती झेलनी पड़ी और वो कसम खाती है कि अब से शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से काम करेगी। औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ, जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा, लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है, दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल, और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरो। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी? अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकाल कर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है।
इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोल कर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलतफहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है, अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है।